modern history as a separate history, though history cannot be separated in different parts. किसी भी विषय को अलग अलग भागों में बांटना संभव नहीं होता, तो इतिहास को आपने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट में कैसे बांट दिया? तो हमें सबसे पहला आंसर तो ये रखना चाहिए कि इतिहास को बांटा नहीं गया है, इसको अपने समझने के आधार पर 3 अलग अलग समूहों में रखा गया समझने के लिए। हालांकि इतिहास एक विषय है और विषय अपने आप में एक ही होता है, इसको अलग अलग नहीं माना जाता। अब यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं कि एक विषय है तो फिर 3 भागों में क्यों पढ़ा गया है, तो इसका बेसिक नेचर है आपका रूल पैटर्न। इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट पार्ट जो है इंडियन रूल पैटर्न पर बना हुआ है, जिसमें कि राजा और महाराजा कहे जाते थे। लेकिन मेडिवल पार्ट में ये राजा महाराजा रिप्लेस हो गए और सल्तनत में सुल्तान और बादशाह आ गए, जो कि भारतीय इंडिजिनस कल्चर के भाग नहीं रहे। ये सल्तनत और सुल्तान जो है हमारे सेंट्रल एशिया में रहा करते थे, और एक्चुअली में भारत में रूल करने के बाद भी इनका जो ऑनरशिप था या इनका जो वैल्यूज़ थे वो ऑफरिंग किसके लिए थी? उनकी सेंट्रल एशिया के कैलिफ के लिए थी, जिसको हम खलीफा कहते हैं। तो जाहिर सा बात है कि भारत में एक ऐसा रूल इस्टेब्लिश हो गया था जो कि भारत का रूलर होने के बाद भी उसका इंटरेस्ट या उसका जो ऑनरशिप था वो सेंट्रल एशिया के लिए हो गया था। यानी भारत का रूल और पैटर्न शिफ्ट हो रहा है सेंट्रल एशिया में। अब मेडिवल पीरियड के बाद जब हम मॉडर्न में आते हैं तो इसका रूल और भी एक डिफरेंट पैटर्न में शिफ्ट हो गया। भारत में अभी तक तो रहने वाले रूलर्स कहलाते थे, वो पॉलिसीज़ बनाते थे भारतीयों के लिए, जो कि भारतीयों के लिए ठीक भी था। लेकिन अब तो ऐसा पैटर्न आ गया कि यहाँ पर रूलर्स ही रिप्लेस कर दिए गए। रूलर्स की जगह पर सिर्फ कुछ टर्म के लिए पोस्टिंग में जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव आते थे और पोस्टिंग के बाद चले जाते थे। और इस पीरियड को हमने देखा है इसमें कि ये पीरियड जो है कॉलोनियल पीरियड के नाम से है, यानी कि फ्रांस के चाहे लोग हों चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के हों, ये अपने गवर्नर्स रखते थे और गवर्नर्स के अधीन भारत में अलग अलग पॉलिसीज़ को लागू करते थे। जैसे एक पॉलिसी लागू हुई भारत में, जिसको फ्रांस ने भी लागू किया और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी लागू किया, और इसका नाम था आपका सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में भारतीय शासकों को ये प्रलोभन दिया गया, अट्रैक्शन दिया गया कि आप हमारी सेना रखेंगे तो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन कंपनी के पास जाहिर सी बात है मॉडर्न वॉरफेयर होते थे। मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब क्या है? आधुनिक युद्ध करने की नीति होती, जिसमें गन है, बारूद है, ग्रेनेड जो भी है, कैनन्स है। तो भारतीय शासकों ने सोचा इनकी सेना रखने पर तो हमें फ़ायदा होगा, जबकि हम ये भूल गए इनकी सेना में 70-80% तो भारतीय ही थे। तो हमने भारतीयों को ट्रेंड करने की जगह पर अंग्रेज़ी सेना को अपने पास रख लिया, और अंग्रेज़ी सेना ने फिर बाद के समय में ये पॉलिसी ऐसी बनाई कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे, ये तो बात सही है, लेकिन रूलर्स जो है इनकैपेबल हो गए। जब उन्होंने कहा कि नहीं उस पर हमला करना, तो कहा कि नहीं हम हमला नहीं करेंगे। तो फिर यह रूलर्स की पावर ख़त्म होगी और सब्सिडरी अलायंस करके सेक्शन आया। तो रूलर जब अपनी पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो रूलर कैसे हुए? ऐसे तरीके में भारत में मॉडर्न हिस्ट्री का कल्चर आता है, जिसमें कि रूल करने वाले यूरोपियन हैं और भारत के रूलर्स न्यूट्रलाइज हो गए। हालांकि ये न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसे स्टेज पर आ गया जब इनको पेंशनर बना दिया गया। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा रूलर था, भारत में कौन सा मुगल बादशाह था जो पेंशनर बना था? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु बिकम पेंशनर। अच्छा, पेंशनर करके क्यों बनाया उन्होंने? सीधे मार देते, मार के सीधे राजा बन जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के रूल में रूल करने का इनके पास पैटर्न नहीं था। उनको भारत से सिर्फ प्रॉफिट लेना था, और उनकी पॉलिसी जो थी, इसको मैं एक एग्ज़ाम के स्टेटमेंट से बता रहा हूँ। पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ लाइक अ स्पंज विच एब्जॉर्ब्स द बेसिक न्यूट्रिएंट्स ऑफ रिवर गैंजेस एंड स्वीज इट इन द टेम्स। ये एग्ज़ाम में CDS और CAPF में पूछा गया क्वेश्चन, और ये कंसेप्ट को ही पूरा यूरोपियन एम्पायर ने माना। गंगा से न्यूट्रिशन को सोखना और टेम्स यानी कि इंग्लैंड के रिवर में इसको निचोड़ दें। रूल करने का तो कोई जगह ही नहीं। तो यहाँ पर भारत में मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जिसमें रूल नहीं किया जा रहा है। यहाँ से कितना हम मनी को यहाँ से लेकर ब्रिटेन पहुँचा सकें या यूरोप में पहुँचा सकें, जिसके कारण इस रूल पैटर्न को हमने मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में जाना। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का एक बैकग्राउंड बनता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में रूल पैटर्न चेंज ही क्यों हुआ? क्योंकि भारत में आने वाले जो यूरोपीय थे उससे पहले तो भारत में मुगल रहते थे इसमें, तो आने का पैटर्न चेंज क्यों और क्या हो रहा है इसमें? तो भारत में ये रूल पैटर्न को चेंज करने वाले मेनली कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो जब वर्ड ब्रिटिशर्स आ गया ना, तो ब्रिटिशर्स के बारे में जानने की इच्छा आपको रखनी है इसमें कि ब्रिटिशर्स भारत में आए कहाँ से। तो इसके लिए हमने वर्ल्ड का मैप लिया है कि ब्रिटिशर्स भारत में, देखो ये ब्रिटेन है और एक्चुअली में ये यूरोप है, और ब्रिटेन कहाँ पर है? एक यूरोप में है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्या ब्रिटेन अकेला यूरोप में है? तो हमने कहा नहीं, अकेला नहीं है, पुर्तगीज़ भी है, स्पेन भी है, फ्रांस भी है। अच्छा, इतने सारे देश हैं क्या? यहाँ से हम हिस्ट्री को शिफ्ट कहाँ पर कर रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री में।
आपके एग्ज़ाम का सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री को इस तरीके से शिफ्ट किया गया है ना। अगर आप सोचें कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें अमेरिका की क्रांति पढ़नी है, हमें वो पढ़ना है जो इंडिया के सेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, अदरवाइज़ इतना बड़ा सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं है। तो अब हमारे पास, क्योंकि यूरोप के लोगों ने भारत पर रूल किया है और उसमें सबसे ज़्यादा इम्फेटिक नाम, लाउड नाम ब्रिटिशर्स का आता है, तो हम यहाँ पर ब्रिटेन को ध्यान देते हैं और दिमाग में क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं, क्या ब्रिटिशर्स पहले थे जिन्होंने भारत पर हमला किया है, भारत पे आए थे? तो ये आंसर आता है कि नहीं, ब्रिटिशर्स पहले नहीं थे, पहले आने वाले तो पुर्तगीज़ थे, और ये पुर्तगीज़ हमारे पास यहाँ पर है। तो हमने कहा पुर्तगीज़ हमारे पास इतने लंबे रूट से है, जबकि ये तो शॉर्ट रूट है, लैंड के साथ वो आते तो 1/4 टाइम में ही पहुँच जाते। तो फिर कहा कि फिर तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी कि ये क्यों ऐसा हुआ, ये इतने लंबे रूट से क्यों आए, और लंबे रूट से आने के ऊपर जो अलग क्वेश्चन बना है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओशन है और भारत में जो पहला यूरोपियन आया था उसका नाम था पुर्तगीज़, और इन्होंने आने के बाद इंडियन ओशन को ही ऑक्यूपाई कर लिया और कहा कि इंडियन ओशन का पानी कैसा है, ब्लू है, ब्लू वाटर है। तो कहा कि यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी चलेगी हमारी, और ब्लू वाटर पॉलिसी में अब कोई भी यूरोपियन यहाँ पर आ गया तो फिर वो हमें टैक्स देगा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि इतना लंबा व्यापार करके यहाँ पर उनको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, पेट्रोल जलाने का, जो भी चीज़ जलाते। हालांकि उसमें मैनुअल बोट हुआ करते थे, लेकिन लंबा व्यापार तो था, इसका प्रॉफिट उन्होंने यहाँ से लिया। इससे पहले ये प्रॉफिट कैसे जाता था, यहाँ से व्यापार करते थे तो बीच के देशों को भी तो टैक्स और रेवेन्यू देते होंगे। तो कहा कि हमने जब ढूंढ लिया तो अब यहाँ तक जो लोग आएंगे वो हमें अब रेवेन्यूज़ देंगे। तो ये ब्लू वाटर की पॉलिसी को किसने स्टार्ट किया? जो भारत में सबसे पहले आया, और भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगीज़ आया, और पुर्तगीज़ ने यहाँ पर अपना जो गवर्नर बनाया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज द फर्स्ट पुर्तगीज़ गवर्नर जिसने कि यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। अब हमने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करना, अच्छा ये हुआ, लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा रूल किए थे। तो फिर ये ब्रिटिशर्स तक पहुँचने के लिए हमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन जैसे कुछ वर्ड को पढ़ना होगा, जिसमें कि हमारे पास ये यूरोपियन भारत में कैसे आए। तो कहा कि देखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन का एक चैनल समझना होगा, ये ब्रिटेन है और ये पुर्तगीज़ है और ये भारत में आ रहे हैं। अच्छा ऐसे करके आए हैं क्या? हमें इसको पढ़ना तो ज़रूर है, लेकिन इससे पहले जो है पुर्तगीज़ भारत में है, डच भारत में है, लेकिन ये आने के क्रम में ये गोल घूम कर क्यों आए? ये तो सीधे भी इधर आ सकते थे। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड, और ये बैकग्राउंड आपको लेके जाएगा वर्ल्ड की हिस्ट्री में। तो ये आपका सिलेबस, अब वर्ल्ड की हिस्ट्री का सिलेबस है, इंडियन हिस्ट्री का भी आपका टॉपिक है और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी टॉपिक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में ये जो हमारा पीरियड पढ़ना है इसको, तो इसको हमें कहना है रोमन एम्पायर। क्या कहना है? रोमन एम्पायर कहना है। और रोमन एम्पायर का जब हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा, तो रोमन एम्पायर को हमने इतने बड़े टॉपिक के साथ रखा है, और रोमन एम्पायर में कुछ कहानियाँ जो है मिथ जैसी लगती हैं, जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में रामायण, महाभारत और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एपिक्स कहलाती हैं, महाकाव्य कहलाती हैं, जिनके कुछ साक्ष्य भी नहीं मिले। तो उसी तरह से रोम की सभ्यता में भी लगभग 750 में ऐसा माना गया है कि वहाँ पर जो रोमिलस था वो शी वुल्फ मदर का बच्चा था, मोगली जैसा, और जिसने कि रोम को सबसे पहले बनाया। क्योंकि रोमिलस नाम था तो इसलिए रोम नाम जैसा शहर पड़ा। तो रोम एक राजधानी बनी और रोम एम्पायर भी बना, दोनों ही बना। जैसा कि हमें पता है कुछ ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी और देश का नाम एक ही है। क्या ऐसे देश का नाम बता सकते हैं आप? मैक्सिको का नाम अगर कहें तो मैक्सिको तो एक वो हुआ, कंट्री हुआ, इसकी राजधानी क्या है? सिटी है कि नहीं है? अगर मैं आपको सिंगापुर कहूँ तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी भी उसी नाम से है। तो रोमिलस ने जो रोम बनाया था उसका राजधानी रोम ही बन गया। इस तरीके से रोम जो है चलता रहा, लेकिन ऑगस्टस ने जो है इसको महान बना दिया। ऑगस्टस ने महान कब बनाया था? 27 BC। अब यहाँ पर BC की जगह पर बिफोर कॉमन एरा वर्ड भी यूज़ किया जाता है। बिफोर कॉमन एरा, ये वर्ड यहीं पर आया आपका। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। सभ्यता के शुरुआत में यूरोप के लोगों में जो सबसे पहला धर्म, जो सिविलाइज्ड रिलीजन आया, उसको हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्रिस्ट को माना गया, उन्होंने सिविलाइजेशन को शुरू किया है। इसलिए उससे पहले जो है लोग अंधकार में जी रहे थे, उनके पास ज्ञान ही नहीं था। ये किसका मानना है? क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों ने कहा कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि अंधकार का युग है, और क्राइस्ट जब पैदा हो गए तो उस समय उजाला हो गया, यानी एनो डोमिनी हो गया। अब ये कंसेप्ट जो है उन्होंने ब्रिटेन के लोग या जो भी जीसस क्रिस्ट को मानते हैं, इन्होंने कंसेप्ट को अपना लिया। लेकिन एक्चुअली में ये विश्व का ऐसा जगह है जिसको हम कहते थे मेडिटेरेनियन सी। वर्ल्ड के अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आए, और आने के बाद जो है इन्होंने आपस में चर्चा की और कहा कि भाई ये कौन सा तर्क हुआ इसमें कि जीसस क्रिस्ट ने ही पूरे विश्व को बदल दिया।
अलग अलग भगवान हैं। जीसस क्रिस्ट से पहले क्या सिविलाइजेशन नहीं था क्या, वो लोग नहीं थे क्या, रोमिलस नहीं था, ये नहीं था, ऐसे करके चर्चाएं स्टार्ट होगी। क्योंकि रोम जो है ये आपका मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग में है और मेडिटेरियन सी में व्यापार विश्व का सबसे ज़्यादा होता था, जिसके कारण कल्चरल का मिक्सअप होने लगा। और ये कल्चर के मिक्सअप होने से अब ये क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट के एग्जिस्टेंस के ऊपर या उनको ऐसा मानना कि नहीं इसी से सिविलाइजेशन शुरू हुआ, इसके ऊपर लोगों का विभाजन होगा। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जीसस क्रिस्ट ही पूरी सिविलाइजेशन को डील करे तो कहा कि हमें कुछ तो मानना होगा डेट के लिए। तो कहा कि एक काम करते हैं, जीसस क्रिस्ट को नहीं मानते हैं, हम BC की जगह पर यूज़ करते हैं, BCE करते हैं। और BCE वर्ड यहीं पर शुरू होता है, इसमें बिफोर क्राइस्ट की जगह पर बिफोर कॉमन एरा। तो जब भी हम BC देखें तो क्रिस्ट के बारे में बात करें, कॉमन एरा में बात करें, तो हम यहाँ पर बात करें कि रोम कल्चर में जब बहुत सारे लोग आ गए, ये कल्चर BC वाला कल्चर हमें पता होना चाहिए कि 16वीं शताब्दी में एक्सेप्ट हुआ, उससे पहले सिर्फ BC था, बिफोर BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और BCE का मतलब ये कॉमन एरा वाला कंसेप्ट जो है अभी नहीं है, सिर्फ क्राइस्ट ही चल रहे हैं अभी लंबे समय तक। तो डोमिनेंस उसका 1500 साल तक था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ चल रहा है कि भाई हम इसको क्यों माने, तो कॉमन एरा करके बाद में शुरू हुआ। यहाँ पर इनके पास जो सिविलाइजेशन का कंसेप्ट आ रहा था, तो जाहिर सी बात है ऑगस्टस जो है इसने इस सिविलाइजेशन को लीड किया, क्योंकि ऑगस्टस के पास इतना बड़ा लैंड जो था उसने कंट्रोल तो किया इसमें, लेकिन बाद में लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसलिए इसने इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो रोम बना रहा जिसको हम एंशिएंट रोम कहते हैं, और दूसरा जो है आपका बाइजेंटाइन एम्पायर में कन्वर्ट हो गया। बाइजेंटाइन एम्पायर को बनाने वाला जो शासक था उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटाइन था, और कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी राजधानी बनाई कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको अभी में तुर्की का इस्तांबुल कहते हैं, इस्तांबुल ऑफ टर्की। तो यहाँ पर उसने लंबे समय तक इसको रूल किया, और लंबे समय तक रूल करने के बाद अब इस पार्ट में, वर्ल्ड के इस पार्ट में कुछ ऐसा फेज़ आ गया, कॉन्स्टेंटिनोपल आ गया हमारे पास। रोम को तो अब छोड़ देना है, इस जगह को छोड़ देना है, क्योंकि अब इंडियन हिस्ट्री को हमें इससे इन्फ्लुएंस मिल रहा है। कॉन्स्टेंटिनोपल का ये क्षेत्र जो है अब ये, क्योंकि इसकी राजधानी ही कॉन्स्टेंटिनोपल है, जो कि अभी का टर्की का इस्तांबुल है, और टर्की में मेडिवल पीरियड में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको हम रिलीजियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिलीजियस रिवॉल्यूशन। और रिलीजियस रिवॉल्यूशन में एक रिलीजन निकल कर आया जिसका नाम है इस्लाम निकल कर आया। इस्लाम का जो फाउंडर, बेसिक फाउंडर कहते हैं इसमें, ऐसे कहते हैं बहुत सारे प्रॉफिट हुए थे, लेकिन रियल प्रॉफिट जो है पैगंबर मोहम्मद। जिस तरह से हम जैन धर्म में हम 24 तीर्थंकर मानते हैं, जैन धर्म को किसने फॉलो किया? तीर्थंकर। तो 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर जैन, महावीर जैन। और पहले का नाम क्या था? ऋषभदेव। ऋषभदेव को कोई नहीं जानता है। तो इसलिए रियल फाउंडर के रूप में यहाँ पर पैगंबर साहब हो गए, और पैगंबर साहब ने इस्लाम को और ज़्यादा प्रोलीफाई किया, और प्रोलीफाई के समय उन्होंने एक इंडिकेशन कर दिया कि जो भी कॉन्स्टेंटिनोपल को रूल करेगा वही इस्लाम को बाद में और स्प्रेड करेगा यूरोप तक। इस बात ने इस्लाम को फॉलोअप करने वाले लोगों के अंदर एक आग भर दी, और कहा कि अब हमें कॉन्स्टेंटिनोपल किसी भी लेवल पर चाहिए। और कॉन्स्टेंटिनोपल को बाद में 1299 में कैप्चर कर लिया गया। कब किया गया? 1299 में कैप्चर कर लिया गया, और कैप्चर करने वाला रूलर था जिसका नाम था ओस्मान, और इसको हिंदी में कहते थे उतमान। और इस तरीके से ये रूल करते रहे, लेकिन बाद में 1453 एक ऐसा समय था जिसमें यहाँ पर ऑटोमैन अम्पायर का एक लीगल फॉर्मेशन हो गया। तो लीगल फॉर्मेशन 1453 में जब ऑटोमैन अम्पायर जब बन गया, तब ये पूरा रीजन जो है प्रोहिबिटेड हो गया किसके लिए? यूरोप के लिए, कि अब ये भारत तक नहीं जा सकता। तो ये जो सेक्शन हमें पढ़ना है इसमें कि इनके लिए प्रोहिबिटेड हो गया, क्यों हो गया, तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, और इसी सेक्शन को हमें कवर करना है। क्लियर बात है? तो अब हम लिखना थोड़ा सा शुरू कर देंगे इसमें, ताकि हमें कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा एडवांस भी। तो हेडिंग बना लेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ रोम। हिस्ट्री ऑफ रोम छोटा छोटा पॉइंट बनाएंगे ताकि जल्दी से कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाए। The first known ruler of Rome was Romulus, who founded Rome Empire in around 750 BC. Who founded Roman Empire in around 750 BC.
कल मैंने कुछ बेसिक्स फैक्ट्स बता दिए थे ना आपको। अब हम, ये तो हो गया कहानी जो कि एपिक्स जैसा है, कहानी जैसा है, क्योंकि इस कहानी में खास बात ये है कि रोमिलस किसका बेटा माना गया है? शी वुल्फ का, यानी कि भेड़िया जो थी, मदर भेड़िया थी, उसका बेटा माना गया। और ऐसा तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना इसमें लॉजिकली कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए बाद में जो है ऑगस्टस, जिसने कि 27 BC बिफोर कॉमन एरा में रोम का जो राजा बना, इसको इसके साथ रोम का अंपायर माना जाता है। तो हमने जो बैकग्राउंड बताया वो एक स्टोरी बेस्ड है। अब हम लिखेंगे इसमें रियल फाउंडर ऑफ रोम अंपायर वाज ऑगस्टस। रियल फाउंडर ऑफ रोम अंपायर वाज ऑगस्टस, who became the emperor in around 27 BCE. Who became the emperor in around 27 BCE. पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे रोम एम्पायर वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ईस्टर्न रोम एंड वेस्टर्न रोम, इन 395 BC, 395 AD, सॉरी AD को हम कॉमन एरा भी कहते हैं। ये दोनों ही वर्ड यूज़ होंगे, ध्यान रखिएगा। AD भी आ सकता है और CE भी आ सकता है। CE का मतलब है कॉमन एरा, अराउंड 395 CE या AD। अब यहाँ पर 2 नाम आ रहे हैं इसमें। वेस्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं रोम और ईस्ट वाले पार्ट को कहते हैं बाइजेंटाइन। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द ईस्टर्न पार्ट बिकेम बाइजेंटाइन एम्पायर। लिखा हुआ बाइजेंटाइन। द ईस्टर्न पार्ट बिकेम बाइजेंटाइन एम्पायर and western part remained as Roman Empire। तो क्या हम रोम को सेपरेट कर पा रहे हैं? yes. तो इस तरह से 2 पार्ट में सेपरेट हो गए और इस सेपरेशन में हमारे पास बाइजेंटाइन वर्ड आ गया। तो ये डिवीज़न के बाद जो ये हो गया इसमें, और बाइजेंटाइन एम्पायर का हम कुछ कैपिटल भी लिख लेते हैं इसमें। कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर वाज कॉन्स्टेंटिनोपल। कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर वाज कॉन्स्टेंटिनोपल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब इसमें इसको छोड़ के हेडिंग बनाएंगे इसमें, राइज ऑफ इस्लाम इन सेंट्रल एशिया। राइज ऑफ इस्लाम इन सेंट्रल एशिया। कल मैंने टॉपिक हेडिंग बताया था क्या? एक बार कल का टॉपिक हेडिंग देखिए, हम लोग पूरा चल रहे हैं कि नहीं। पहला टॉपिक क्या था आपका? रोम एम्पायर मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्या है? बाइजेंटाइन एम्पायर भी बता दिया किस तरह से आया इसमें। ठीक, तो उसमें एक वर्ड लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल को किसने राजधानी बनाई थी? कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई थी। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर में कॉन्स्टेंटिनोपल को राजधानी किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। तो कॉन्स्टेंटाइन एक पावरफुल रूलर था इसका, जिसने इसकी राजधानी बनाई। अब हम बताएंगे राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय। अंडरलाइन करके लिखेंगे इसमें, इस्लाम became the main religion of Central Asia around 700 CE। तो 700 कॉमन एरा के समय में इस्लाम जो है मेन रिलीजन के रूप में बन गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इस्लाम वाज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। इस्लाम वाज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको हम पैगंबर मोहम्मद के नाम से जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद इसके रियल फाउंडर कहे जाते हैं। इस्लाम का उदय मुख्य रूप से कब माना जाता है? जब मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट हुए थे। तो शिफ्ट क्यों हुए थे, इसी के मैं ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
तो इस्लाम के बारे में जब ये बातें करते थे, ऐसा अपने चर्चाओं में लोगों को बताते थे कि ऐसा है, पैगंबर साहब के पास जो है हज़रत मूसा कहते हैं कि उनका उदय क्यों हुआ है, वो उनका लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इस्लाम के बारे में बताते थे। तो सेंट्रल एशिया में जो लोग रिलीजन को मानते थे, वो लोगों ने कहा कि ये पागल हो गए, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, हमारे मानने वाले फैक्ट्स के ऊपर अगेंस्ट में बातें कर रहा है। तो लोगों ने कहा इसको देश निकाला दे दिया जाए। पहले देश निकाला एग्जाइल लाइफ होती थी, हमें पता होना चाहिए कि श्री राम को भी देश निकाला का वो मिला था, श्राप मिला था, कितने समय के लिए? 14 वर्ष का वनवास। तो उसी तरह से देश निकाला वर्ड आता है इसमें। और अंतिम मुग़ल बादशाह को भी क्या मिला था? देश निकाला मिला था, ये देश से निकाल देते थे। तो उनको जो है मक्का से कहा गया कि इनको आप भगा दो, ये जो है हमारे जो ओरिजिन और फैक्ट्स हैं, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट में बातें करते हैं। तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो बदल जाते या अपने कंसेप्ट को लेके चलते। तो कंसेप्ट को लेके चलने के लिए उन्होंने बात रखी और उनके कुछ फॉलोअर के साथ वो मक्का से मदीना की तरफ निकल गए। और इस दिन को इस्लाम का फाउंडेशन के साथ जोड़ा जाता है। कब हुआ ये? मक्का से मदीना की तरफ। तो 622 के अराउंड में जो है इस्लाम का फॉर्मेशन माना जाता है। ठीक है, नोट में कहीं लिख लेंगे इसमें। इट वॉज अराउंड 622 सी का मतलब होता है कॉमन एरा। अब हमें ये इसमें से बहुत सारा हेल्प मिलेगा हमें मेडिवल हिस्ट्री को के साथ हमने जो बैकग्राउंड पढ़ा था वो समझने के लिए। मेडिवल हिस्ट्री में हमने खलीफा वर्ड को पढ़ा था और खलीफा ने अपनी रक्षा के लिए एक सेना बनाई थी, जो सेना कहाँ से ली थी उन्होंने? टर्की से ली थी। और टर्की से जो सेना ली थी उसका जो फाउंडर था कौन था? उसका अल्तगीन था, सुबुतगीन था और महमूद गजनवी था। ये कहाँ के लोग थे? टर्की के थे। और तुर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल। और इस्तांबुल उस समय किस नाम से जाना जाता था? कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कहानी अभी हमें हेल्प करने वाला है मेडिवल हिस्ट्री का। तो अब हमें ये बात को देखना है कि भाई ऐसा है कि इस्लाम का फॉर्मेशन होने के बाद इस्लाम के जो फाउंडर थे, जो मोहम्मद साहब थे, उनके मरने के बाद इस्लाम के जो पाथ फाइंडर रहे उनको कैलिफ कहा गया। क्या कहा गया? और कैलिफ जो है कहाँ पर सेंट्रलाइज्ड हो गए? टर्की में। टर्की में सेंट्रलाइज्ड हो गए और टर्की में ही कॉन्स्टेंटिनोपल है। और पैगंबर साहब ने कहा था कि भाई जो भी कॉन्स्टेंटिनोपल को कंट्रोल करेगा वही इस्लाम को आगे स्प्रेड करेगा। तो उनका ऑब्जेक्टिव हो गया पैगंबर साहब के आदर्श या उनके सिद्धांत को लेने का। तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर तो आक्रमण और ये हमले हो रहे हैं, लेकिन वो ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे। ऑक्युपाई उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य जो है इस 1299 तक तो बन गया इसमें, लेकिन ये वो दिन था जिसमें पूरी तरह से इन्होंने इसको ऑक्युपाई कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो ऑटोमन साम्राज्य ने 1453 एक ऐसा पीरियड है जिसने वहाँ पहले के रूलर्स को रिप्लेस करके पूरी तरह से फंडामेंटल या रेडिकल मुस्लिम रूल को एस्टेब्लिश कर दी। ये डेट इसलिए है क्योंकि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब ये है कि अब जो है यहाँ पर टर्किश रूल आ गया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इस्तांबुल कर दिया गया। ये वाला सेक्शन हमें ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग में जो है ऑटोमन साम्राज्य जो है सिर्फ उसका लीडरशिप में था, खलीफे कैलिफ में था, और बाद में पहले के रूल को कॉन्स्टेंटिनोपल को ही ख़त्म कर दिया। तो लिख लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं टाइम लेते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ पैगंबर, आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद को हिंदी में क्या कहते हैं? पैगंबर मोहम्मद। आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कैलिफ, CALIPH, कैलिफ केम इन एग्जिस्टेंस, कैलिफ केम इन एग्जिस्टेंस। कैलिफ केम इन एग्जिस्टेंस। कैलिफ को हम लोग खलीफा के नाम से भी जानते हैं। कैलिफ को इंग्लिश में कैलिफ, हिंदी में खलीफा कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। इन द रूल ऑफ कैलिफ, इन द रूल ऑफ कैलिफ, टर्की बिकेम द एपी सेंटर ऑफ इस्लाम। पहले मक्का मदीना था इस्लाम का सेंटर, अब जो है कैलिफ के अंडर में जो है तुर्की जो है इस्लाम का एपी सेंटर बन गया। इन द रूल ऑफ कैलिफ टर्की बिकेम, टर्की को हिंदी में क्या कहते हैं? तुर्की। टर्की बिकेम द एपी सेंटर ऑफ इस्लाम। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। In 1299, Turkish rule named Ottoman Empire
वॉज फाउंडेड। तो टर्किश रूल ही आपका ऑटोमन एम्पायर था। नीचे एक नोट लिख लेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन था आपका। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज रिप्लेस्ड विथ टर्किश रूल। अभी तक कॉन्स्टेंटिनोपल चल रहा है। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज रिप्लेस्ड विथ टर्किश रूल in 1543 CE. In 1543 CE, which is the official date of Turkish Empire point number next. It was founded by Osman first. It was founded by ओस्मान फर्स्ट। देखिए कहीं ओस्मान फर्स्ट भी लिखा होगा। इट वॉज फाउंडेड बाय ओस्मान फर्स्ट। ओस्मान कॉन्स्टेंटिनोपल को क्या कहते थे? और इस्तांबुल आज तुर्की की राजधानी है। ठीक है, इस तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल को रिप्लेस कर दिया गया। अभी ओस्मान फर्स्ट को हिंदी में जो नाम दिया गया उसको भी लिख लेना चाहिए। उतमान कहते हैं, क्योंकि वर्ड जो है ना, जैसा कि मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, तो ऐसे ही करके नाम में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ओस्मान को हिंदी में उतमान कहते हैं, तो उतमान वाला भी वर्ड कहीं इटैलिक्स में ना जाए, ऐसे करके उतमान। तो आपको ये ओस्मान भी याद करना है और उतमान भी याद करना है। क्लियर है यहाँ पर? तो दोनों नाम को लिख लेना है। ओस्मान वॉज द फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर। अब यहाँ पर टर्किश एम्पायर अगर फाउंड हो गया इसमें, तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब यूरोपियन का ट्रेड रुक गया इसमें। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे इसमें, टर्किश एम्पायर, टर्किश एम्पायर ऑब्लिक ऑटोमन एम्पायर and its effect on European empire and its effect on European trade लिखेंगे। यूरोपियन ट्रेड अंडरलाइन करके लिखेंगे, यहीं से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो। एंड इट्स अफेक्ट ऑन यूरोपियन ट्रेड अंडरलाइन करके पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टर्किश एम्पायर, तुर्की साम्राज्य को क्या कहना है यहाँ पर? ऑटोमैन कहना है। ये दोनों ही वर्ड आएंगे आपके। ऑटोमैन साम्राज्य की स्थापना के बाद यूरोप का व्यापार भारत से प्रतिबंधित हो गया। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टर्किश ऑब्लिक ऑटोमैन एम्पायर, ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप was restricted. Trade relation between India and Europe was restricted. Point number next. European colonies were in search of new trade route. European colonies were in search of न्यू ट्रेड रूट्स। अब हेडिंग बना लेंगे इसमें, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। अब यहाँ पुर्तगीज़ लिखने की जगह पर यूरोपियन पावर लिखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ लिखेंगे पहले। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, ये हेडिंग बना लेंगे और उसमें सबसे पहले हमारे पास पुर्तगीज़ आ जाएगा। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, तो भारत में यूरोप के जो लोग आ रहे थे वो कंपनी के फॉर्मेशन में आ रहे थे। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, और सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे पुर्तगीज़।